पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में किया, मगर उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। यूनाइटेड नेशंस के मंच पर फिर से कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस मंच का पाकिस्तान ने हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि कैसे आतंक का आका आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन को वर्चुअली संबोधित किया और कश्मीर का जिक्र कर कहा कि पाक शांति चाहता है और कश्मीर विवाद के समाधान से ही साउथ एशिया में शांति स्थापित होगी। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की तरफ से इमरान खान के भाषण पर जवाब देते हुए भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि अफसोस की बात है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रदान किए गए मंचों का गलत इस्तेमाल किया है। वह दुनिया का ध्यान अपने देश की उस स्थिति से हटाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आतंकवादी फ्री पास का आनंद लेते हैं, जबकि आम लोगों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का जीवन वहां उल्टा हो जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के संबोधन के राइट टू रिप्लाई में भारत ने कहा कि पाकिस्तान खुले तौर पर आतंकवादियों का समर्थन करने और उन्हें हथियार देने के लिए ग्लोबल लेवल पर जाना जाता है। भारत ने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का अपमानजनक रिकॉर्ड है। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वे भी क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने के लिए कहते हैं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दुनिया को बताया कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली। आज भी पाकिस्तानी नेतृत्व आतंकवादी लादेन को शहीद के रूप में ग्लोरीफाई करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने घर में आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वे केवल उनके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। आग लगाने वाला पाक नकाब पहनकर खुद को फायर फाइटर बता रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुलवाद को समझना बेहद मुश्किल है, जो अपने अल्पसंख्यकों को राज्य के उच्च पदों की आकांक्षा से रोकता है। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership
continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state. The least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. दरअसल प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है। इमरान खान ने कहा कि साउथ एशिया में स्थायी शांति जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर है। शांति स्थापित करने का ठीक राह भारत पर फोड़ते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान के साथ सार्थक और परिणामोन्मुखी जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर बनी हुई है। यूनाइटेड नेशंस में वर्चुअल संबोधन के दौरान इमरान खान ने अपने अफगानिस्तान और तालिबान पर मसले को भी बढ़ चढ़कर उठाया। पहले से रिकॉर्ड किए गए संबोधन में इमरान खान ने एक बार फिर से भारत सरकार के खिलाफ जहर उगला और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार को फांसीवादी करार दिया। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद दुनिया भर के दक्षिणपंथियों यानी राइट विंग ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए और भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर है। इमरान ने अपने संबोधन में आरएसएस और भाजपा को टारगेट किया और कहा कि वे मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं। वहीं इमरान ने आरोप लगाया कि भारत ने कश्मीर पर जबरन कब्जा कर रखा है। इमरान खान ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत का भी जिक्र किया और कहा कि गिलानी के परिजनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इमरान ने कहा कि गिलानी के परिवार ने कहा कि कश्मीर में अलगाववादी नेता को उचित इस्लामिक तरीके से दफनाने से इनकार करते हुए भारतीय अधिकारियों ने उनके शव को ले लिया और
उनकी रजामंदी के बिना दफन कर दिया। मैं इस असेंबली से मांग करता हूं कि गिलानी के परिवार को उनका अंतिम संस्कार इस्लामी तरीके से करने की मंजूरी दी जाए। आपको बता दें कि गिलानी की इस महीने की शुरुआत में 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।